हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम बच्चों आप लोग के लिए लेकर आए हैं सीबीएसई का सैम्पल पेपर ऑफ साइंस क्लास 10th। जैसा कि आप सभी अब तक बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा अब तक, आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। और अब कोई ऐसा टॉपिक होगा नहीं जिसमें आपको कोई डाउट होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए हम फिर अलग से एक वीडियो क्लियर जो है शेयर करेंगे आपके साथ में, जिसमें हम डाउट्स सारे क्लियर करेंगे बच्चों के। तो आज हम बच्चों स्पेसिफिकली आप लोग के लिए लेकर आए हैं सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर इशू किया गया था फॉर 2025 एंड 26 एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखो एक इस बार से एक तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है। अब सेक्शन ए आपका जो है बायो का होगा, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री का होगा और सेक्शन सी जो है आपका फिजिक्स का होगा, ठीक है। सेपरेट सेक्शंस हैं इस बार। अभी तक पहले क्या रहता था कि बच्चों एक ही कंबाइंड पेपर रहता था, उसी में आपके मिक्स्ड क्वेश्चंस होते थे फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री एंड फ्रॉम बायोलॉजी। सो यू हैव टू check whether the question belongs to which category, that is it is in chemistry, it is in physics or it is in biology। तो इस बार ये डिफ़िकल्टी ख़त्म कर दी है सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों की। और कुछ मेन पॉइंट्स इस बार सीबीएसई ने जो इशू किए हैं उनका कहना ये है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। ये लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था बच्चों, सीबीएसई ने कहा था कि हम जो क्वेश्चनिंग है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे ज़्यादा पूछेंगे। अब बहुत से बच्चों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन शायद स्टिल अब भी होगा कि ये सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड है क्या, है ना, क्या मतलब है इसका, वैल्यू बेस्ड होते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्या मतलब है बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे आज बाय डूइंग द सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 10 साइंस, ठीक है। तो इसमें बच्चों आज हम केमिस्ट्री पे फोकस करने वाले हैं कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे पूछे गए हैं और आपको कहाँ कहाँ पर थोड़ा इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत है, यानी कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली वर्क करना है। हार्ड वर्किंग आप सब बहुत हैं, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है अब तक, और ये हार्ड वर्क आपका अब थोड़ा सा स्मार्टर अगर हो जाए तो आपका जो सक्सेस रेट है वो और ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर है जो इशू हुआ था सीबीएसई से। तो इसमें बच्चों आज हम केमिस्ट्री सेक्शन पे फोकस करेंगे, यानी कि सेक्शन बी हम अटेम्प्ट करेंगे। और आपको ये भी सीखना है कि सीबीएसई बोर्ड में जब आपको आंसर लिखने हैं तो उनका वे क्या होना चाहिए, मींस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके क्वेश्चन के आंसर में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं देनी, आपको की कंसेप्ट के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। कुछ बेसिक उसके कॉन्सेप्ट होंगे उस क्वेश्चन के पीछे के, कुछ उन्हीं को आपको वहाँ पे लिख के आना है। बहुत सारा पैराग्राफ भरे जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं सेक्शन बी है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के हम 29 तक सॉल्व करेंगे। ये आपका सेक्शन बी है केमिस्ट्री का, देन इसके बाद में फिर फिजिक्स सेक्शन आएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, Which of the following equation represent redox reactions and what are the values for P and Q in these equations? अब समझो बच्चों, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन हो गया। रेडॉक्स आपको समझाया जा चुका है बहुत अच्छे से। रेडॉक्स क्या होता है, जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम पे हो रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये दोनों रेडॉक्स हैं या नहीं है। उसके बाद जो ये P और Q की वैल्यू है ये बतानी है हमें। तो देखिए Fe2O3 है यहाँ पे, ठीक, इसने Al के साथ में रिएक्ट किया, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है। एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया। अब देखो हुआ क्या, यहां पर Fe2O3 था और यहां पर Fe है। बच्चों देखना, यहां Fe2O3 था, यहां पे Fe है, यानी कि यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, इसमें से ऑक्सीजन का लॉस हो गया ना, बोलो हाँ या ना, हाँ, ओके। तो यहां से लॉस हुआ ऑक्सीजन का। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर ऑक्सीजन निकल रहा है यानी रिडक्शन, ठीक। एल्युमिनियम अकेला था, यहां ऑक्सीजन जुड़ गया, एल्युमिनियम अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इट मींस ये वाली इक्वेशन 1 जो है ये कैसी हो गई, रिडॉक्स हो गई, ठीक है। दूसरा देखो C4H10
का कंबशन करवाया बच्चों, देखो C4H10 का कंबशन करवाया जा रहा है, ठीक है, क्या बना, CO2 प्लस H2O बना। अब कैसे, देखो यहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों से समझ सकते हो कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और यहां पे क्या था, ऑक्सीजन, यहां पे क्या हो गया है, वाटर, यानी कि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इट मींस यहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। जब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिडॉक्स हो गए, यानी कि दोनों इक्वेशंस रिडॉक्स हैं, ठीक है। अब आपको वैल्यूज फाइंड करनी है पी और क्यू की, यानी आपको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से आती होगी, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 Fe हैं तो यहाँ पे सिंपली 2 कर दो बस, भाई देखो Fe2 है ना, तो 2 Fe है, तो यहाँ आप P की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। P की जगह आप क्या पुट कर दोगे बच्चों, यहाँ पे P की जगह आपको पुट कर देना है 2, बस P की जगह 2 पुट कर दीजिए। अच्छा, नीचे इक्वेशन में आइए, Q की वैल्यू देखनी है आपको, तो देखो Q क्या है, हाइड्रोजन है ना, Q इज हाइड्रोजन, ठीक। अब इधर देखो हाइड्रोजन है कितने, 10 ये रहे, 2 ये रहे, 10 2 20 हो गए हाइड्रोजन, 10 2 20, और तो कोई है नहीं। अब इधर देखो, यहां पे क्या लिखोगे कि 20 हो जाए तो 10 लिख दो, भाई Q की जगह पे आप इस Q की जगह पे 10 लिख दीजिए, इस Q की जगह पे 10 लिख दीजिए। जैसे आपने इस P की जगह पे क्या लिखा था, 2 लिखा था, ऐसे ही Q की जगह क्या लिख दो, 10 लिख दो, सिंपल है। तो P क्या हो गया 2, Q क्या हो गया 10। अब इनमें से ऑप्शन देख लो, बोथ इक्वेशंस 1 and 2 आर रेडॉक्स रिएक्शंस, और P 2 है, Q 10 है, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डन, बढ़िया समझ आया, चलो आगे चलो, सॉरी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पे। 4 स्टेटमेंट about the reactions of oxides with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide are listed, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ भी कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी साथ कर रहा है। तो बच्चों हमें पता है ये एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, तो दोनों से रिएक्ट करेगा, HCl के साथ भी करेगा और NaOH के साथ भी करेगा, तो ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, हाँ। दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम, नहीं ये नहीं करेगा बच्चों। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इट मींस स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो गया, गलत। थर्ड देखो, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ डाइल्यूट HCl एंड एक्वस सोडियम, यस जिंक ऑक्साइड इज आल्सो एम्फोटेरिक, इट मींस इट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड एक्वस NaOH, ये भी करेक्ट है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड डज नॉट रिएक्ट विद आइदर डाइल्यूट, ये गलत है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड ये कह रहे हैं डज नॉट, डज नॉट कह दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, ये भी गलत हो गया। इट मींस आपके सही स्टेटमेंट कौन कौन से थे, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, तो बच्चों ऑप्शन बी जो है फर्स्ट एंड थर्ड ये ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द 2 टेस्ट ट्यूब्स P and Q containing aqueous copper sulfate and aqueous silver nitrate। टेस्ट ट्यूब P में कॉपर सल्फेट है और टेस्ट ट्यूब Q में सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, एक में कॉपर सल्फेट एक में सिल्वर नाइट्रेट। अब ये क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, इनमें से सही ऑब्जर्वेशन क्या है, जरा पढ़ते हैं। इन टेस्ट ट्यूब P, ऑप्शन ए है, इन टेस्ट ट्यूब P आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन। तो बच्चों आयरन जो इसमें देखो टेस्ट ट्यूब P है, इसमें आपने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर की रिएक्टिविटी आयरन से कम होती है,
तो कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब पी है ये कह रहे हैं कि आयरन नेल पे ब्लू कोटिंग आ जाएगी, तो गलत हो गई बात। ये तो भाई ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब पी एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब क्यू। हाँ, ये स्टेटमेंट देखो जरा ध्यान से। भाई जो आयरन की नेल है, जब आप उसको आपने किया है एक्सपेरिमेंट, ये लैब में आपको एक्सपेरिमेंट ही करवाया जाता है कि आप एक आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट में डिप कर दो, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो आयरन की नेल है ना, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लगता है, तो ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाती है आयरन की नेल। जो पहले बिल्कुल चमकती रहती है सफ़ेद सफ़ेद, वो बाद में ब्राउनिश हो जाती है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं ब्राउन कोटिंग आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। और जो सिल्वर इसके अंदर देखो, क्यू जो है, क्यू में आपने क्या लिया हुआ था, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर जो है वो आकर के डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि जो सिल्वर कोटिंग है वो आपको मिल जाएगी टेस्ट ट्यूब क्यू में, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, इस पे टिक करते हैं, ये सही है। देयर इज नो रिएक्शन इन ईदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स पी और क्यू, ये तो गलत हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। देन फोर्थ, देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब पी बट अ सिल्वर कोटिंग ऑन आयरन नेल इज सीन इन टेस्ट ट्यूब क्यू। तो बेटा ये आखिरी वाला तो ये सही कह रहे हैं कि सिल्वर कोटिंग दिखाई देगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि नो रिएक्शन होगी, यानी कि ये भी गलत बात कह दी इन्होंने, रिएक्शन होगी। इसका मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डन। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 इज मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन। देखो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, ठीक है, सबको पता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसका कलर चेंज आपको याद होगा, है ना, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाइना रोज का क्या होता है एसिड में, बेस में, फिनॉक्सिलीन का क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट का क्या होता है, टर्मरिक का क्या होता है, ये सारे कलर आपको याद होने चाहिए। एसिडिक मीडियम में क्या कलर होता है इनका, बेसिक मीडियम में क्या कलर होता है इनका, ठीक है। चलो तो बेटा मिथाइल ऑरेंज है, अब यहां पे आपको सही बताना है। देखो मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर देता है एसिड के अंदर, है ना, रेड कलर। तो देखो रेड यहां पे भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, बाकी ऑरेंज और येलो तो गलत हो गए, ठीक। अब आपके पास रेस में सिर्फ बी और सी रह गए हैं, है ना, इनमें से कोई सही ऑप्शन होगा। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में यानी बेस, अब बच्चों बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है, येलो। तब देखो रेड के साथ येलो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें बच्चों जो बी ऑप्शन है आपका वो सही आंसर हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value। अगर पानी में बराबर मात्रा में मिला दिया जाए इन सभी को तो किसका pH सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा ज्यादा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा मतलब आगे की तरफ टूवर्ड्स 14। बहुतों के दिमाग में आ जाएगा कि अरे H2SO4 दे रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका होगा सबसे, अरे H2SO4 का सबसे कम होता है pH, पीएच बढ़ाना नहीं है, पीएच घटाना है इसके केस में, है ना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इक्वल अमाउंट अगर मिला दिया पानी में तो पीएच सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा। तो देखो आपको पता है 14 की तरफ क्या होते हैं बच्चों, बेस। तो इनमें से बेस सेलेक्ट करो, कौन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे आखिरी की तरफ लेकर के जाएगा पीएच की वैल्यू को, सबसे आखिरी की तरफ, यानी टुवर्ड्स 14। डन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम पानी में इक्वल मात्रा में मिलाएंगे तो पीएच सबसे ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दीज गिवन ऑप्शंस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है क्लास में, है ना। When excess of carbon dioxide is passed through lime water, the milkiness disappears because। हाँ बहुतों के आंसर आ गए, बहुतों के आंसर आ गए। देखिए हाँ तो बच्चों देखो क्या हुआ कि जब आपने CO2 को पास किया एक्सेस में तो बना CaCO3, सॉरी एक्सेस में नहीं, जब आप CO2 को पास करेंगे तो बनेगा CaCO3 जो कि होता है इनसॉल्यूबल, ठीक। अब जैसे आप CO2 पास करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे उसके अंदर, तो क्या होगा, वो जो
आपका कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में चेंज होने लग जाएगा, जिसकी वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। यानी जो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस था वो अब सॉल्युबल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। देखिए ऑप्शन, वाटर सॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, गलत है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है आपका इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट्स टू वाटर सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सही बात है बच्चों। जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका, ये ठीक है। क्यों ठीक है कि यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, तो शुरुआत में तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वो इनसॉल्युबल ही तो होता है, फिर जैसे आप एक्सेस में पास करोगे तो वो चेंज हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, है ना, वाटर सॉल्युबल होता है जो, तो डिसअपियर हो जाएगी मिल्कीनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है बच्चों, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, इनके बीच में रिएक्शन करवानी है, ये क्या हो गया Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी है आपको। देखो क्या बनेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, Ba चला जाएगा SO4 के साथ और Na आ जाएगा Cl के साथ में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा NaCl प्लस BaSO4, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे इसको, तो आपका जो क्या बन रहा है कंपाउंड NaCl, देखो यहाँ टिक लगा दो डी ऑप्शन पे, यही तो पूछा गया था, क्या बनेगा, सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी, क्या बनेगा, अब सॉरी हाँ, इसमें देखना क्या है आपको, सॉल्ट द एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्ड, एक्वस सॉल्यूशन बताना है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन, ये देखो यहां पढ़ो, एक्वस सॉल्यूशन, BaSO4 भी बन रहा है, लेकिन BaSO4 सॉल्यूशन नहीं है, BaSO4 क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट है, इट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस। आपसे पूछा था कि इसमें एक्वस सॉल्यूशन कौन बनेगा, तो एक्वस सॉल्यूशन बच्चों NaCl का बनेगा, ठीक है, डन। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके बच्चों एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सोचना और समझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इसमें सावधानी आपको बरतनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके कई बार गलत हो जाते हैं, एसर्शन और रीज़न वाले मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों के गलत ही हो जाते हैं। रीज़न यही है कि आप उसको ठीक से समझते नहीं हो। देखो आपको क्या करना है, पहले वाले को पढ़ना है, सही है गलत है ये समझो, समझ लिया, फिर दूसरे वाले को पढ़ो, सही है गलत है ये समझो, समझ लिया। अब ये देखो कि क्या इसके होने से इसके पे कोई फर्क पड़ रहा है, मतलब रीजन के होने से असर्शन पे कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो अगर है इसका मतलब रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है, और अगर नहीं रिलेट हो रहे हैं, बातें दोनों सही हैं लेकिन इसका कोई मेल नहीं बैठ रहा है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीजन, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। एसर्शन है बच्चों यहाँ पे C4H8, C4H6 एंड C4H10, ओके, आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज, तो बिल्कुल गलत है ये, इसमें तो ज्यादा सोचना ही नहीं है आप लोग को। कैसे भाई, C4H8 का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n यानी एल्कीन, C4H6 क्या हो जाएगा एल्काइन, और C4H10 क्या है एल्केन, तो एक एल्कीन है, एक एल्केन है, एक एल्काइन है, तो भैया तीनों तो अलग अलग हो गए, ये सेम होमोलोगस कहां रह गए, गलत हो गया ये स्टेटमेंट, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है आपका ये है गलत, ठीक है। अब रीजन पढ़ो, C4H8, C4H6, C3H4, C3H6, C2H4, C2H2 आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल हैं, देखो ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, एल्कीन, एल्काइन, 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 एल्कीन, एल्काइन, तो सारे एल्कीन और एल्काइन ही हैं, सब कैसे हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि रीजन ठीक है, रीजन ठीक है। इसका मतलब आपका जो सही इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कहता है डी क्या कहता है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए गलत है आर ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
डन। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान से देखना है। इमेज अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने क्या क्या सेटअप दे रखा है यहाँ पे, है ना। पहले ये समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। फॉलोइंग एक्टिविटी सेटअप इन द साइंस लैब बाय द टीचर। देखो ये है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं जिनमें आपसे थोड़ा अलग पूछा जाए, एक एक्टिविटी के बेस पे, एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बेस पे आपसे कुछ पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आपकी कॉम्पिटेंसी चेक की जा रही कि आप कितना ज़्यादा अवेयर हैं बाकी चीज़ों से रिलेटेड। तो एक साइंस लैब में एक्टिविटी ये वाली सेटअप की गई है, ठीक है। एक टीचर हैं, उन्होंने किया है। ही क्लैम्ड एन एल्यूमिनियम वायर ऑन अ स्टैंड एंड फिक्स्ड अप इन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। ये देखो इस क्लैंप में, ये जो क्लैंप है इसमें उन्होंने एक एल्यूमिनियम की वायर लगा दी है, ऐसे एल्यूमिनियम की वायर लगा दी, ठीक है। और इस एल्यूमिनियम की वायर पे यहां पर इन्होंने एक वैक्स के थ्रू एक पिन मेटल की पिन लगा दी है, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ, अब बहुत से बच्चे तो समझ गए होंगे क्या होने वाला है। देन ही हीटेड द वायर विद अ बर्नर फ्रॉम द एंड वेयर द वायर इज क्लैम्प्ड। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड द पिन फॉल ऑफ। अब ये जो क्लैंप लगा हुआ है ना, इसके नजदीक से इन्होंने बर्नर जलाया और थोड़ी देर बाद देखा, बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जो पिन यहाँ पे लगा हुआ था, देखो जला यहाँ से रहे हैं, पिन यहाँ पे लगा हुआ है ना, और ये पिन जो है गिर जाता है, ठीक है। अब समझते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे इन्होंने कहा कि इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज, जस्टिफाई योर आंसर। क्या कहा इन्होंने कि अगर टीचर एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दे, बेटा किससे रिप्लेस कर दे, किससे रिप्लेस कर दे, एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दे सिल्वर से, ठीक है, तो क्या ऑब्जर्वेशंस चेंज होंगी, और अगर होंगी तो क्या होंगी। तो देखो एल्यूमिनियम भी मेटल है, सिल्वर वायर लगाओगे सिल्वर भी मेटल है, यानी पिन दोनों केसेस में गिरेंगी। लेकिन हम जानते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। पढ़ा हुआ है ना, एल्यूमिनियम से ज्यादा अच्छा होता है सिल्वर, ठीक। तो सिल्वर के केस में जो टाइम है इस पिन को गिरने का वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। मान लो पहले के केस में 2 मिनट बाद गिरी वो, तो इसके केस में 1.2, 1 या 1.3 मिनट बाद में पिन गिर जाएगी, बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। बी पार्ट पढ़िए। विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो एल्यूमिनियम वायर मेल्ट हो जाएगा। अब कैसे मेल्ट हो सकता है भैया, मेटल है, मेटल है, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको आप आसानी से मेल्ट नहीं कर पाओगे, वो भी एक बर्नर की हीट से, है ना। थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा भाई, बर्नर की हीट से कैसे इसको आप मेल्ट करा पाएंगे, मेटल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आपको इतना लिखना है नो, और जस्टिफिकेशन क्या देना है, रीजन क्या देना है, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। डन, बहुत बढ़िया। आगे आइए, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, या तो ए करो या बी करो, कोई भी एक करना है। देखो ए ये हो गया और बी ये वाला हो गया, ये तो ये कर लो, ये हम दोनों कर लेंगे हमारे पास तो चॉइस है दोनों करने की। हाँ चलिए, एक एलिमेंट एक्स है जिसको स्टोर करते हैं केरोसिन में। ओहो, सब बच्चों को पता लग गया होगा, सोडियम 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 सोडियम, है ना। हाँ ठीक है, एक एलिमेंट है जिसको स्टोर कर रहे हैं हम किसमें, केरोसिन में। एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट से हम नहीं करते हैं भैया, सोडियम को पढ़ा होगा आपने, है ना। हाईली रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है सबसे ऊपर। X फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, सर NaCl बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत होशियार हो गए। अब पहला आपका क्वेश्चन क्या है, कैन वी स्टोर X इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। बिल्कुल नहीं, नो नो। आंसर क्या दोगे, इट विल कैच फायर। सोडियम को पानी में रख दोगे, हाँ सर हम तो रख देंगे। अरे तुम्हें नहीं रखना है, क्वेश्चन पूछा है है ना। तो सोडियम को पानी में नहीं रख सकते हैं, क्या होगा, इट विल कैच फायर, ठीक। आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या है एलिमेंट बच्चों, सोडियम हो गया। अच्छा सोडियम है,
पोटेशियम भी हो सकता है, पोटेशियम इज ऑल्सो केप्ट अंडर केरोसिन। तो ऑप्शन इसका जो है सोडियम भी ठीक है और पोटेशियम भी ठीक है, दोनों सही बातें हैं। ठीक है, दोनों में कोई भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, सही होगा, दोनों ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे क्या एक्स, अच्छा एक्स को पानी में नहीं रख सकते क्योंकि कैच कर लेगा फायर को, एलिमेंट सोडियम हो गया। नेम द प्रोसेस यूज्ड एंड राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। सोडियम को उसके ओर से निकालने का जो प्रोसेस होता है वो बताना है। तो बच्चों इसमें हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, प्रोसेस का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना। और इसमें आपको साथ के साथ बताना है कि कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन क्या होगी। देखो यही है ना, राइट द इक्वेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम इट्स ओर। तो देखो कैथोड पे यानी कि आपका रिएक्शन जो है कैथोड सी, कैथोड पे आपका रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे क्या रिएक्शन है भैया, Na जो है सोडियम आयन, ये इलेक्ट्रॉन को Na प्लस क्यों नहीं लिख रहे हो तुम, Na प्लस जो है बच्चों, अब ये नहीं लिख रहा है, इसको पता नहीं शायद कोई प्रॉब्लम हो गई है। Na प्लस आप बनाएंगे यहाँ पे, है ना। Na प्लस को आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे और वो किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका Na में, सोडियम में। ठीक है, ये हो गया कैथोड पे। और एनोड पे क्या होगा बच्चों, एनोड पे जो क्लोरीन है यानी कि जो Cl है, ये आपके इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसको बैलेंस वे में लिखना है हमको, तो 2 सोडियम के आयन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 सोडियम के एटम बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 2Cl माइनस जो हैं होंगे, 2Cl माइनस, ये क्या करेंगे, Cl2 की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, Cl2 की फॉर्मेशन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन्स लेकर के Na प्लस में 2Na में चले जाएंगे और 2Cl माइनस जो है वो Cl2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सोडियम एक्सट्रैक्ट हो जाता है, मतलब क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है और सोडियम आपको मिल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। डन, ओके। और वाला पार्ट देखते हैं बच्चों। द डोम्स ऑफ मैनी बिल्डिंग इन यूरोप आर मेड ऑफ कॉपर, दीज डोम्स नाउ अपीयर ग्रीनिश इन कलर। वाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश दो कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ पढ़ा हुआ है ना, हाँ कोरोजन में पढ़ा हुआ है, हाँ वेरी गुड। तो एक्चुअली क्या होता है, कोरोजन हो जाता है, कॉपर कोरोड कर जाता है, किस में चेंज हो जाता है बच्चों, हाँ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर जो है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। दैट्स वाई ये जो डोम्स हैं ये ग्रीनिश अपीयर होने लगते हैं। ठीक, दूसरा, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज ऑफ कलर ऑफ कॉपर डोम्स। तो भैया अगर आप आयरन लगा दोगे, लोहा लगा दोगे, तो लोहा तो और ज़्यादा रस्टिंग करेगा, है ना। तो लोहा से मतलब आयरन से हम रिप्लेस नहीं कर सकते। रीज़न, रस्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जो कॉपर है वो एक टाइम के बाद में रिएक्ट करना बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल कॉपर ने रिएक्शन करी, कॉपर ने ऊपर एक लेयर चढ़ा ली, अब एक प्रोटेक्टिंग लेयर आ गई, अब उसके बाद कॉपर की रिएक्शन नहीं होनी, मतलब और ज़्यादा डिग्रेडेशन नहीं होना है उसके अंदर। बट आयरन तो कंटिन्यूअस 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 ब्राउनिश लेयर बनती रहेगी, और ज़्यादा रस्टिंग और ज़्यादा रस्टिंग और ज़्यादा रस्टिंग, और एक बाद ख़त्म, टूट जाना है। ठीक, तो हम नहीं रिप्लेस कर सकते सेकेंड वाले पार्ट में। तो आप नो लिख देना। नो लिखने के बाद आपको लिखना है कि कॉपर जो है एक टाइम के बाद में प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो बाद में चेंज नहीं होगा, बट आयरन रस्टिंग होता रहता है, आयरन में रस्टिंग होती रहती है धीरे धीरे। तो आयरन जो है एक टाइम के बाद में वीक हो जाएगा, दैट कैन कोलैप्स द डोम्स ऑल्सो, टूट जाएंगे। थर्ड देखिए, डोम्स यूज्ड टू बी मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल्स, वाई डिड द एंशियंट आर्किटेक्ट्स यूज कॉपर टू मेक डोम्स। पहले के लोग जो हैं आर्किटेक्ट हैं वो कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते थे डोम्स बनाने के लिए। देखो बच्चों, कॉपर बहुत मेलेबल होता है
कॉपर की मेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, डोम्स बनाने में जो भी उनको शेप वेप देनी होती है ना, कॉपर को आसानी से चेंज किया जा सकता था। तो शेप्स देनी है या एज देनी है, प्रोवाइड करनी है, तो उस पर्पस के हिसाब से जो कॉपर था वो एक बहुत लेजिटिमेट ऑप्शन था उनके लिए। दैट्स वाई दे यूज कॉपर एट दैट टाइम। ठीक है, हाँ ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, अमृता। अमृता इलेक्ट्रोलाइज्ड डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग सेटअप शोन इन फिगर, नीचे दे रखी है। शी वॉज एक्सपेक्टिंग टू गैसेस टू बी इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड रिस्पेक्टिवली। ओके, अच्छा फिगर बेटा आपकी एनसीईआरटी की ही फिगर है ये। अब भी अगर आप लोग देख के नहीं बता पा रहे हैं तो बहुत बहुत गलत बात है ये, है ना। इस टाइम पे आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ देख के ही आपको समझ में आना चाहिए क्या पूछा गया है। तो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। सर जरूरी थोड़ी है, कुछ और भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, पानी तो दे ही रखा है ना, वाटर ये रहा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, वहीं से शायद लिया गया है। अच्छा, तो ये सेटअप बनाया है, टेस्ट ट्यूब है, बीच में ग्रेफाइट की रॉड है, एक एनोड है, स्विच है, बैटरी है, कैथोड है, रबर है, पानी है, पानी पानी है, पानी पानी, ठीक, वाटर। ओके, suddenly she realized that the bulb in the circuit did not glow when she used distilled water। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि उसको रियलाइज हुआ कि ये जो सर्किट है, सर्किट ये देखो डिस्टिल वाटर रखा है इसके अंदर, डिस्टिल वाटर नहीं जल रहा। सॉरी, डिस्टिल वाटर कैसे जल जाएगा सर, डिस्टिल वाटर लेने पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है डिस्टिल वाटर लेने पे, ठीक। आफ्टर दिस रियलाइजेशन शी एडेड अ सब्सटेंस टू द डिस्टिल वाटर फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस टू टेक प्लेस। उसको करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस को करने के लिए बनाया। अब देखिए, विच गैस वॉज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट द एनोड एंड विच वन एट द कैथोड रेस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया। अब देखो आप अगर प्रीवियसली यहां पे ऑब्जर्व करोगे, मैं थोड़ा नीचे करता हूं इसको, थोड़ा सा नीचे लाते हैं, ठीक है, हाँ थोड़ा सा नीचे लाते हैं। अमृता इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप शोन इन द फिगर, ठीक है। दो, एक एनोड और एक कैथोड पे एक गैस निकलेगी अलग अलग, उसको आपको देखना है, बताना है। अब जरा देखिए यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हो गया, पानी हो गया, ये प्लास्टिक का मग लिया हुआ है, रबर है, स्टॉपर है, ये सब। अब जब पानी के अंदर उसने डिस्टिल वाटर, जो पानी की जगह पे डिस्टिल वाटर ले लिया था, उसको यूज करके देखा गया कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एडेड अ सब्सटेंस, देखो शी एडेड अ सब्सटेंस, ये पढ़िए, शी एडेड अ सब्सटेंस, उसने एक सब्सटेंस ऐड किया डिस्टिल वाटर में ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाए। तो आपको पता है डिस्टिल वाटर में अगर कुछ आपको ऐड करना है उसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, तो आप एसिड यूज कर सकते हो, बेस यूज कर सकते हो और सॉल्ट भी यूज कर सकते हो, है ना। तीनों में से कोई चीज यूज कर लो आप। अगर किसी नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन को कंडक्टिंग बनाना है तो एसिड यूज कर लो, बेस यूज कर लो, सॉल्ट यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो तीनों में से, ठीक। मान लो उसने सॉल्ट यूज कर लिया, NaCl, मान लेते हैं NaCl यूज कर लिया। तो अब ऊपर वाले सेटअप के हिसाब से, जो ऊपर सेटअप दे रखा था उसमें कौन सी गैस निकलती, तो बच्चों आपको पता है एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी। भाई अगर पानी ही ले लो, सिंपल, आप मत लो, आप पानी ले लो, पानी H2O का आप क्या करवा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें पता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पे ऑक्सीजन निकलती है और कैथोड पे हाइड्रोजन निकलती है, सिंपल। एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगी, कैथोड पे हाइड्रोजन निकलेगी, है ना। अच्छा, वाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अमृता पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, सिंपल, डिस्टिल वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सी विच सब्सटेंस वॉज एडेड बाई अमृता टू डिस्टिल वाटर टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अभी बताया, या तो उसने एसिड ऐड किया होगा या बेस ऐड किया होगा या सॉल्ट ऐड किया होगा, कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक। फिर ये बच्चों विजुअली इंपेयर्ड के लिए है, इसको छोड़ते हैं। हाँ हमारे तो सर बहुत अच्छी आंखें हैं, नहीं देखो ऐसा है, कुदरत, नेचर है ये, है ना। कुछ लोग दृष्टि बाधित होते हैं तो ये उनके लिए क्वेश्चन है, ठीक। उसको स्किप करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सारा took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it, ठीक है। The solution turned pink in color, हो गया पिंक।
she added dilute H2SO4 to the above solution drop by drop until the solution in the test tube become colorless. हाँ ठीक है. अब 40 drops of dilute H2SO4 were used for the change in color from pink to colorless. यानी जब कलर पिंक आ गया तो पिंक से कलरलेस करने में उसने जो ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करी, तो कितनी बूंदें उसने ऐड करी? 40 ड्रॉप्स ऐड किए हैं. ठीक. When Sarah added a drop of NaOH to the solution, the color changed back to the pink again. अब जब पिंक से कलरलेस हो गया, 40 बूंद डाली, पिंक से कलरलेस हो गया. अब उसने दोबारा से एक बूंद डाली NaOH की और ये वापस से कलर पिंक हो गया. ठीक, पिंक हो गया. Sarah now tried the activity with different volumes of NaOH and recorded her observation in the table. 2 वॉल्यूम अगर लिया है NaOH का, यानी 2 ml NaOH है, तो H2SO4 की 20 बूंदें लग रही हैं उसको न्यूट्रलाइज करने में. अगर 3 है ml तो 30 बूंदें, 4 ml है तो 40 बूंदें. ठीक है, 40 बूंदें. अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा. Answer the following question based on the above information. If Sarah used concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, how many drops will be required for the change in color to be observed? देखो, अभी जब उसने dilute H2SO4 का इस्तेमाल किया था तो 40 बूंदें लगी थी. अब वो concentrated H2SO4 का इस्तेमाल कर रही है तो नॉर्मल सी बात है भाई, dilute थोड़ा वीक होता है, concentrated स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेगा, है कि नहीं? तो यहां पे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि लेस देन 40 से कम पे ही ऑब्जर्वेशन आ जाएगी. ठीक, जस्टिफाई योर आंसर. अब इसके बाद में ये दूसरा क्वेश्चन है. अच्छा, ये हो गया पहला, जस्टिफाई हमने कर दिया, बिकॉज H2SO4 इज कंसंट्रेटेड H2SO4 इज more stronger than dilute H2SO4, that's why it will be required in less quantity. Okay, Sarah measured 20 drops of dilute H2SO4 and found its volume to be 1 ml. यानी 20 बूंदों से 20 बूंदें उसने नोटिस करी H2SO4 की और 1 ml के बराबर हैं. 20 बूंदें 1 ml के बराबर हैं. If Sarah observed a change in color of NaOH solution by using 3 ml of H2SO4. अब ये कह रहे हैं कि सारा ने ये देखा कि जो कलर था NaOH का सॉल्यूशन का वो चेंज हो रहा था 3 ml ऑफ H2SO4 मिलाने पे. हाउ मैनी ml ऑफ NaOH डिड शी एडेड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली? तो उसने कितना मिलाया होगा, इनिशियली कितना मिलाया होगा? जरा ध्यान से देखो, 20 ड्रॉप H2SO4 की है जो 1 ml के बराबर है. सारा ने क्या देखा? ऑब्जर्व द चेंज इन कलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml ऑफ H2SO4. 3 ml H2SO4. 1 ml कितनी बूंदें? 20. 1 ml कितनी बूंदें? 20. तो 3 ml कितनी बूंदें? 60 ड्रॉप्स, है ना. यानी कि हाउ मेनी ml ऑफ NaOH डिड शी ऐड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली? उसने इनिशियली कितना ऐड किया होगा? 60 ml. डन भाई. 3 ml है ना, 1 ml 20 बूंदों के बराबर है. ठीक है, 20 बूंदों के बराबर. और 3 ml पे उसने देखा कि चेंज ऑब्जर्व हुआ. तो 1 ml अगर 20 बूंदें न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 2 ml से 40 हो जाएंगी और 3 ml से 60 हो जाएंगी. तो 60 ड्रॉप्स, यानी 60 ड्रॉप्स पे ऐसा हुआ होगा. और ml की अगर बात करोगे आप तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करो. देखो, 40 बूंदों पे 4 ml है भाई. 1 ml से कितनी बूंद है? 20 बूंद है ना. 10 20 40 से आपका 4 ml है. देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, सॉरी 2 से शुरू हुआ, 2 3 4. अब इसके बाद क्या हुआ? 20 से 30 आए, यानी 10 का डिफरेंस. 20 से 30 10 का डिफरेंस, 1 ml बढ़ा. 30 से 40 10 का डिफरेंस, 1 ml और बढ़ा. अब 40 से 60 यानी 2 का डिफरेंस, तो 2 ml बढ़ जाएगा ना. 20 से 30 10 का डिफरेंस, 1 बढ़ा. 30 से 40 10 का डिफरेंस, 1 बढ़ा. अब 40 से 60 हो गए हो तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा ना, कि टोटल 6 वॉल्यूम आपका यूज हुआ. 6 ml NaOH. यहां पे क्या आ जाएगा? 6 ml NaOH. सॉरी, समझ में आ गया? हाउ मेनी ml ऑफ NaOH डिड शी ऐड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली? 60 ml, सॉरी 6 ml.
6 ml, 60 तो ड्रॉप्स हैं, 6 ml। डन। दूसरा पार्ट है इसका, सारा टेक्स 10 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड्स 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन सॉल्यूशन टू इट। 10 ड्रॉप उसने ले ली डाइल्यूट H2SO4 की और उसमें 2 बूंदे उसने डाल दी फेनोल्फथलीन की, ठीक है। देन शी एड्स NaOH ड्रॉप वाइज, डालती रही। सारा ऑब्जर्व्स अ चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग 20 ड्रॉप्स ऑफ NaOH। जब उसने 20 बूंदे मिला दी तब उसको कलर में चेंज ऑब्जर्व हुआ। व्हाट चेंज इन कलर वुड शी ऑब्जर्व एंड वाई। अब देखो H2SO4 में फिनोल्फथलीन मिलाया था तो भैया एसिड में फिनोल्फथलीन कोई कलर देता नहीं, यानी कलरलेस होगा। लेकिन जब वो वापस से NaOH मिलाती रही तो NaOH से क्या होता रहा, न्यूट्रलिटी होती रही, ठीक है। अब एक सिचुएशन के बाद NaOH सारे H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर NaOH की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जहां वो बढ़ जाएगा वहां NaOH की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। और बेसिक सॉल्यूशन में कलर कैसा होता है फिनोल्फथलीन का बच्चों, पिंक होता है, ठीक। यानी कि जो चेंज इन कलर आएगा वो आपका कलरलेस से पिंक कलर हो जाएगा, कलरलेस से पिंक, ठीक है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड वाई। अच्छा ये भी समझ लो भाई, ये कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले स्टेप में रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन को लिखो और फिर इनमें से कौन सा ट्रू है और क्यों है ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं। तो ऊपर से हम अगर देखें तो हमको क्या करना है, हमको करना है NaOH और इसमें क्या मिला देना है, NaOH में क्या मिला देना है बच्चों, ये H लिख, हाँ NaOH में क्या मिला देना है, H2SO4, H2SO4 मिला दो। क्या बनेगा, क्या बनेगा देखना जरा, NaOH और H2SO4 डबल डिस्प्लेसमेंट होना है बच्चों, Na चला जाएगा SO4 के साथ और H2 आ जाएगा OH के साथ में, तो H2 और OH मिलके बना लेंगे पानी। भाई एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस H2O, वही तो होना है। देखो ये बेस है ये एसिड है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस H2O। तो सॉल्ट कौन सा बना, Na2SO4, सॉल्ट कौन सा बन गया, Na2SO4, ये सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर H2O, ठीक है। अब ये बताना है इनमें से ये कौन सी रिएक्शन जो है वो है, तो न्यूट्रलाइजेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ बिल्कुल है, न्यूट्रलाइजेशन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। आगे पढ़ लो, आगे भी पढ़ लो, क्या पता कुछ और भी हो इसमें, है ना, फिलहाल के लिए। तो न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, प्रेसिपिटेशन है और डबल डिस्प्लेसमेंट है, नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन है, तो प्रेसिपिटेशन नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रलाइजेशन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन फर्स्ट जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइजेशन भी है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है बच्चों, डन। चलिए आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी, दोनों में से कोई एक करना है। देखिए एक हाइड्रोकार्बन है, फॉर्मूला है CXHY, ये कंप्लीट कंबशन करता है इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, ये इसकी कंबशन की इक्वेशन है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई बताना है, बहुत सिंपल। देखो कैसे बताओगे, C के नीचे कार्बन की क्वांटिटी आएगी बच्चों और X के नीचे, H के नीचे सॉरी हाइड्रोजन की क्वांटिटी आएगी, कितने हाइड्रोजन है, तो इधर से कंपेयर कर लो। यहाँ कितने कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन ऑलरेडी हैं, कितने चेक करूं कि 6 हो जाए, तो 3 कर दूं। समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हैं ना भाई, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन, यहाँ पे 2 ऑलरेडी हैं, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूं यानी C3 कर दूं, तो X क्या हो जाएगा बच्चों, X हो जाएगा आपका 3, ठीक। अब Y देखो, H कितने हैं, 2 हैं पहले से, यहाँ कितने H हैं, 12 हैं, 6 to 12 हो गया ना 12, तो यहाँ कितना रखोगे, 6 रख दो भाई, यहाँ 6 रखोगे तो 6 और 2 12, ठीक है। तो Y कितना हो जाएगा, Y बराबर हो जाएगा बच्चों आपका 6, ठीक है। X की वैल्यू 3 हो गई, Y की 6, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ X एंड Y था ना, तो X आपका हो गया 3 और Y हो गया 6, C3H6, ठीक।
गिव द केमिकल IUPAC नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इसका नाम बताना है। तो बेटा C3H6 है, C3H6 है ना, हाँ बिल्कुल है सर, C3H6 ही तो है सर, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, एल्कीन। C3H6 मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, CnH2n, ये किसका होता है, एल्कीन का। ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्कीन का। तो ये कितने कार्बन की एल्कीन है, 3 कार्बन की, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। 3 कार्बन है ना, तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन। डन। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, आपको कार्बन फिर कार्बन और फिर कार्बन लेना है, ठीक है। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से शो कर सकते हो, इस तरीके से डॉट से शो कर सकते हो, ठीक, ऐसे। ये सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 3 और इसका एक हो गया 4, 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, ये इसके हो गए 4 और इसके 1 2 3 4 हो गए। अब आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इसका क्रॉस बना दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दो ऐसे। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इसको भी आप क्रॉस से शो कर दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इसको भी क्रॉस से शो कर दो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इसको भी क्रॉस से शो करो। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगाओ, इसको भी क्रॉस से शो कर दो, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, C2H6 C3H6 होने थे ना हमारे पास, 1 2 3 4 6 हो तो गए, 1 2 3 4 5 और 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे बन गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल था। अच्छा आगे पढ़ते हैं डी पार्ट। नेम द एल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विल प्रोड्यूस अबव हाइड्रोकार्बन CXHY। आपको ये बताना है कि कौन सा एल्कोहल होगा जिसको हम इसके साथ अगर हीट कर दें तो हमें यही वाला मिल जाए।